जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है बिहार दरोगा का, उसका वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर मॉडल सेट नंबर 1 कर रहे हैं। और इसका जो है हम लोग आज इस क्लास के अंतर्गत 69 नंबर सवालों से आज हम लोग का मॉडल सेट नंबर 1 जो है इसका प्रैक्टिस सेट का हम लोग कवर कर लेंगे पूरा, यानी प्रैक्टिस सेट हमारा 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की ओर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। इस सभी का प्रैक्टिस सेटों का या पूरा बुक का पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो आप अध्ययन सागर वाला सर्च करके टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, और चाहे तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और पिछला आप लोग का प्रश्नों का सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो चलिए हम समय को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। 69 नंबर सवाल है, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस समबडी हैज स्टोलन हैज प्योर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेज पर्स यूज प्योरेस हैज बीन स्टोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा सॉल्यूशन के साथ देखेंगे कि चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर दिया गया है पॉइंट हम लोग का कि रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म, रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रमेश सेड दैट ही लाइक्ड दैट फिल्म। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण से कि अक्षर वर्ण किसके किसके संयोग से मिलकर के बना है। तो हम लोग जानते हैं कि अक्षर वर्ण जो है इसे हम लोग संयुक्त वर्ण के भी नाम से जानते हैं, संयुक्त वर्ण के नाम से जानते हैं, क्योंकि संयुक्त वर्ण हम उसी को कहते हैं जो एक से या एक से अधिक वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी अक्षर के नीचे अगर इस तरीके से लग जाता है तो इसका नाम हो जाता है हलंत। क्या नाम होता है? हलंत। और हलंत लगने पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान उसका क्या होता है, तो आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि अक्षर किन किन वर्णों से मिलकर के बना हुआ है, तो ये क हलंत और प्लस मूर्धन्य स से मिलकर के अक्षर का निर्माण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 72 नंबर सवाल है कि जगदीश में कौन सी संधि है, जगदीश में कौन सी संधि संधि है। तो इसका राइट आंसर होगा कि यह व्यंजन संधि है। क्या? कौन सी? व्यंजन संधि। क्योंकि संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, एक स्वर संधि, एक व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि स्वर संधि, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की संख्या कितना होता है? 41 होता है। और स्वर वर्णों की संख्या जो होता है वो कुल 11 होता है, अ से लेकर के। ठीक है, अ तक होता है, अ से लेकर के अ तक होता है। टोटल गिनेगा तो ये 11 होगा, बाकी जो बचेगा 41 ये व्यंजन होगा। तो जगदीश में कौन सी संधि है? व्यंजन। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला नंबर सवाल है हम लोग का, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला वो कौन बन चुकी है? चलिए, तो वो बन चुके हैं मैरी लीला राव। कौन है? मैरी लीला राव। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हम लोग का? तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला मैरी लीला राव है। इन्होंने 1956 में ओलंपिक में 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ में भाग लिया था। कितने मीटर? ये 100 मीटर, 100 मीटर दौड़ से संबंधित है। ये भी याद रखिएगा कि किस खेल से संबंधित है। तो दौड़ जो स्प्रिंट दौड़ होता है उससे इन्होंने भाग लिया था। और ये कब लिए थे? तो 1956 में सर्वप्रथम बार ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था। तो 1956 इसका 1956 इज द राइट आंसर हो जाएगा। और वो महिला कौन थी? तो मैरी लीला राव थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग को कर्णम मल्लेश्वरी ऑप्शन में दिख रहा है। तो कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित देख लेते हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी जो थे ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला बन चुकी है। और वो भी कौन सी पदक है? तो ये कांस्य पदक जीती थी, कांस्य पदक जीती थी। वो भी कौन सी? तो ओलंपिक में। ठीक है, पीटी उषा, तो पीटी उषा को हम लोग उड़न परी के नाम से जानते हैं, उड़न परी को नाम से जानते हैं। ठीक है, उड़न परी को नाम से किसे जानते हैं? पीटी उषा को हम लोग जानते हैं।
ठीक है। यहाँ पर साइना नेहवाल भी आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो साइना नेहवाल जो है वो साइना नेहवाल ओलंपिक बैडमिंटन यानी महिला में कांस्य पदक जीतने वाली। तो साइना नेहवाल ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक ये भी जीतने वाली है, कांस्य पदक। तो महिला ओलंपिक में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल हो जाएंगी। ठीक है। पीटी उषा जो व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी और इसे उड़न पड़ी के नाम से जानते हैं। हमारा राइट आंसर था महिला जो मैरी लीला राव है, इन्होंने ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एयरोफ्लोट एयरलाइंस विमान किस देश की है। तो एयरोफ्लोट विमान जो है यह किस देश की रहने वाली है। अगर हम लोग देख लेते हैं कुछ यहाँ से भारत की प्रथम थी, तो प्रथम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न को यहाँ पर पूछे जाते हैं कि भारत में प्रथम महिला। तो लगातार 2 ओलंपिक जीतने वाली। थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ पेज लेना चाहेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम यहीं पर ले लेते हैं। ठीक है, इसको जूम करते हैं जो इतना पेज मिल जाए। चलो यहीं पर हम लिख लेते हैं कि भारत की प्रथम यानी लगातार 2 ओलंपिक जीतने वाली प्रथम। ठीक है, लगातार 2 ओलंपिक जीतने वाली, लगातार 2 ओलंपिक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो लगातार 2 ओलंपिक जीतने वाली वो कौन थी, तो पीवी सिंधु। लेकिन वही क्वेश्चन पूछेगा पैरालंपिक, वहीं पर पूछेगा पैरालंपिक, तो पैरा ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले वो पहला महिला थी, तो अवनी लेखरा। कौन थी, अवनी लेखरा थी। ठीक है। वहीं पर एशिया में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन थी, तो एशिया में स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहला महिला कौन सी थी, तो विनेश फोगाट थी। कौन थी, विनेश फोगाट। कौन सी थी, तो ये विनेश फोगाट थी। ठीक है। वहीं पर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन थी, तो एशियाई खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाली कमलजीत सिंह संधू थी। कमलजीत सिंह संधू थी, ये भी याद रखिएगा। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली कौन थी, तो साक्षी मलिक थी। ओलंपिक महिला कुश्ती में, ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली कौन थी, तो ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक थी। और यह 2016 का जो है रियो ओलंपिक था, 2016 का रियो ओलंपिक था। ठीक है, रियो ओलंपिक था, ये भी याद रखिएगा। जबकि वही ओलंपिक में मुक्केबाजी महिला में कांस्य पदक जीतने वाली कौन थी, ओलंपिक में महिला कांस्य पदक जीतने वाली कौन थी, तो महिला कांस्य पदक जीतने वाली मैरी कॉम थी। और यह ओलंपिक कौन था, मैरी कॉम। और यह ओलंपिक 2012 का था, 2012 का था। और यह लंदन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो यह लंदन में हुआ था। ठीक है, लंदन ओलंपिक था। आइए, तो हम लोग का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था हम लोग का। चलिए, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 74 था कि एयरोफ्लोट एयरलाइंस विमान किस देश की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एयरोफ्लोट एयरलाइंस जो है यह किस देश का था, तो ये था रसिया का। किसका, रसिया का। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये इसका राइट आंसर होगा। एयरोफ्लोट एयरलाइंस जो था ये रसिया का था। रसिया, तो रसिया का मुद्रा क्या है, रसिया का मुद्रा क्या है, तो रूबल। रूस का मुद्रा क्या हो जाएगा, रूबल। इसके राजधानी क्या हो जाएगा, यानी कि इसकी कैपिटल क्या होगा, तो इसका कैपिटल हो जाएगा मॉस्को। और मॉस्को जो पड़ता है ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पर, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है।
दो ऐसे देश है जो यूरोप और एशिया में आते हैं, वो है तुर्की और रूस। ठीक है, इसके संसद का क्या नाम है? इसके संसद का क्या नाम है? तो इसके संसद का नाम है ड्यूमा। क्या नाम है? इसके संसद का नाम है ड्यूमा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा। और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे प्रथम देश जो हो जाएगा वो हो जाएगा रसिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रसिया का यह विमान है जिसकी स्थापना कब हुआ था? ये जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? इस विमान का, इस कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो इस कंपनी का जो स्थापना हुआ था, इस कंपनी का फाउंडेशन यानी कि इस कंपनी का जो स्थापना था 3 फरवरी 1923 ईस्वी को हुआ था। 3 फरवरी 1923 ईस्वी को हुआ था। 1923 ईस्वी को हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जबकि इसका परिचालन जो था, इसका इनकी परिचालन कब किया गया था? इसका चलाने का जो कार्य था, परिचालन या स्टार्ट कब से हुआ था एयरलाइंस? तो 15 जुलाई 1923 से, 15 जुलाई 1923 से जो है इसका परिचालन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और मुख्यालय इसका कहाँ है इस एयरलाइंस का? तो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है वो मॉस्को हो जाएगा। और मॉस्को तो हम लोग जानते हैं कि रसिया का जो है वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, और ये दुनिया की सबसे पुरानी सक्रिय एयरलाइन है, ये भी याद रखिएगा, ये दुनिया की सबसे पुरानी एयरलाइन है। आइए हम लोग कुछ देश से संबंधित विमानों को देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग को भी कमेंट्स में बताते रहना है। यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं फिर से। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एयर फ्रांस ये किस देश का है? एयर फ्रांस किस देश का है? तो एयर फ्रांस हो जाएगा फ्रांसे देश का विमान हो जाएगा, फ्रांसे का हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर हम लोग देख ले कि एयर इंडिया, तो इंडिया लागल है तो किसका होगा? तो एयर इंडिया जो हो जाएगा ये अपना भारत का ही हो जाएगा। किसका? भारत का। जबकि मिडिल ईस्ट एयरलाइंस जो हो जाएगा, मिडिल ईस्ट एयरलाइंस ये किस देश का है? तो मिडिल ईस्ट एयरलाइंस जो है ये लेबनान का है। किसका है? लेबनान का हो जाएगा। वहीं पर हम लोग देखें इटालियन एयरलाइंस किस देश का है? तो इटालियन एयरलाइंस जो है यह इटली का है, इटली। तो ए ई से इटालियन, ई से इटली हो जाएगा। क्वींसलैंड एयरलाइंस, तो क्वींसलैंड एयरलाइंस या नॉर्दर्न टेरिटरी भी कहते हैं, ये किसका है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, जबकि एरियल सर्विस एयरलाइंस का बात करें, ठीक है, जबकि यहाँ पर ओलंपिक एयरवेज की बात करें तो ये ग्रीस का हो जाएगा। ओलंपिक एयरवेज जो होगा वो किस देश का है? तो ओलंपिक एयरवेज जो है ये ग्रीस का है। किसका? ग्रीस का। जबकि वहीं पर कैथी पैसिफिक एयरवेज की बात करें, कैथी पैसिफिक, तो ये कैसी पैसिफिक एयरलाइंस जो है, कैसी पैसिफिक एयरलाइंस ये किस देश का है? तो ये हो जाएगा हांगकांग का हो जाएगा। ठीक है, हांगकांग का हो जाएगा। वहीं पर हम लोग पोले स्टेट एयरलाइंस को देखो, पोले स्टेट सर्विस एयरलाइंस की हम लोग जिक्र करें तो ये किस देश का है? तो ये पोलैंड का है, पोलैंड का हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर हम लोग KLM रॉयल एयरलाइंस को बात करें, KLM रॉयल डच एयरलाइंस ये किस देश का है? तो ये हो जाएगा ये नीदरलैंड का हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर आयरिश एयरलाइन की हम लोग बात करें, आयरिश
आयरिश एयरलाइन। तो ये आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस जो हो जाएगा ये आयरलैंड का ही हो जाएगा, आयरलैंड का हो जाएगा, आयरलैंड का हो जाएगा। और ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज, ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज, ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज की बात करें ये पूर्वी अफ्रीका हो जाएगा, पूर्वी अफ्रीका, क्योंकि ईस्ट मतलब क्या होता है तो पूर्व होता है, तो ये पूर्वी अफ्रीका का एयरवेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बहुत सारे एयरलाइंस को देख लिए। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो हमारा राइट आंसर था कि एरोफ्लोट एयरलाइंस विमान किस देश की है, तो ये रूस का है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है, यानी कि द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था, तो ये किया गया था चेन्नई से, चेन्नई से किया जाएगा और किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ढाका, तो ये ढाका जो है ये बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका किस देश की राजधानी है, तो ये बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगा, ये भी याद रखना है। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो जाएगा, तो इसका मुद्रा हो जाएगा टाका, क्या हो जाएगा, टाका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। इसका साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशन वर्ष है, और इसका जो है द हिंदू समाचार पत्र जो था इसका साप्ताहिक के रूप में, साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में इसे 1878 ईस्वी में प्रकाशन किया गया था, ये भी याद रखना है इसके। तो साप्ताहिक के रूप में द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन 1878 में किया गया था। ठीक है, और 1889 में इसे दैनिक रूप में शुरू किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछेगा दैनिक रूप में यानी कि डेली रूप में, जिस तरीके से अभी हिंदुस्तान आ रहता है, प्रभात आ रहता है, ठीक उसी के थे डेली दैनिक पत्र के रूप में ये इसकी शुरुआत कब किया गया था, तो ये 1889 में शुरू किया गया था। और यह भारत के शीर्ष दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्रों में से एक था। और यह किस भाषा में था, तो यह अंग्रेजी, क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है द हिंदू, तो द लगता है अंग्रेजी यार में, तो ये था अंग्रेजी वर्णों में, अंग्रेजी शब्दों में था, अंग्रेजी में था। ठीक है, चलिए आइए हम लोग कुछ देख लेते हैं समाचार पत्र और इसका प्रकाशन स्थल कि कहाँ कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा स्पेस लेना चाहेंगे, तो इसको जूम करते हैं जितना हमें मिल जाए ताकि लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि डेली इंडिपेंडेंट, ये इसकी छपाई कहाँ से हुआ था, डेली इंडिपेंडेंट, तो डेली इंडिपेंडेंट का जो प्रकाशन हुआ था ये था लंदन, कहाँ से, तो इसकी छपाई लंदन से हुआ था। बांग्लादेश ऑब्जर्वर, बांग्लादेश ऑब्जर्वर जो है इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो बांग्लादेश ऑब्जर्वर का जो प्रकाशन है, बांग्लादेश ऑब्जर्वर का जो प्रकाशन था ये ढाका से किया गया था, ढाका से किया गया था। ठीक है, ढाका से इसकी किया गया था। वहीं पर हम लोग आगे देखें हिंदुस्तान टाइम्स का जो प्रकाशन है कहाँ से किया गया था, ये भारत की राजधानी दिल्ली से किया गया था। ठीक है, वहीं पर हम लोग अन्य समाचार पत्र को देखें कि द टाइम्स ऑफ इंडिया का जो प्रकाशन है ये कहाँ से किया गया था, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन मुंबई से किया गया था, मुंबई से इसका प्रकाशन किया गया था। वहीं पर हम लोग देखें खलीज टाइम्स, तो खलीज टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से किया गया था, तो दुबई से, ठीक है, यहाँ से किया गया था। तो चलिए हम एक बार फटाफट रिकैप करते हैं कि डेली इंडिपेंडेंट का प्रकाशन लंदन से किया गया था, बांग्लादेश ऑब्जर्वर समाचार पत्र का प्रकाशन ढाका से किया गया था, जो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, मुद्रा टाका हो जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन दिल्ली से किया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन मुंबई से किया गया था, जो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है और भारत की राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली को कहा जाता है। खलीज टाइम्स का प्रकाशन दुबई से किया गया था। वहीं पर हम लोग अन्य को देख लेते हैं, जैसे कि मैनी
तो मैंने शिम्बुन का प्रकाशन कहाँ से किया गया था, तो ये किया गया था टोक्यो से। और टोक्यो किसकी राजधानी है कि आप लोग कमेंट्स में बताना है, ठीक है। टोक्यो से ये इसकी प्रकाशन को शुरुआत किया गया था। वहीं पर हम लोग अन्य प्रकाशन को देख लें कि पीपुल्स डेली का प्रकाशन कहाँ से किया गया था, तो ये बीजिंग से किया गया था। और बीजिंग किस देश की राजधानी है, ये भी आप लोग को कमेंट्स में छापते रहना है, ठीक है। वहीं पर हम लोग देख लें ला रिपब्लिका रिपब्लिका का प्रकाशन कहाँ से किया गया था, तो ये किया गया था रोम से, ठीक है। वहीं पर देखिए कि डेली न्यूज या न्यूयॉर्क टाइम्स का डेली न्यूज या कह सकते हैं कि इसका अन्य हो जाएगा और न्यूयॉर्क टाइम्स। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से किया गया था, तो इसका प्रकाशन न्यूयॉर्क से ही किया जाएगा, अमेरिका के शहर से न्यूयॉर्क से ही किया गया था, ठीक है। तो मैनी शिम्बुन का प्रकाशन टोक्यो जापान से, जापान की राजधानी टोक्यो। पीपुल्स डेली का प्रकाशन चाइना की राजधानी बीजिंग से। और ला रिपब्लिका का प्रकाशन इटली की राजधानी रोम से। और डेली न्यूज और न्यूयॉर्क टाइम्स का प्रकाशन जो है अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से किया गया था, ठीक है। आइए हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, तो हम लोग का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी कि द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था, चेन्नई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरभंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो दरभंगा जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो कमला नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अन्य शहर को देख लेते हैं कि कौन कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गंगा से स्टार्ट करते हैं कि हमारा राष्ट्रीय नदी कौन सा हो जाएगा भाई, तो हमारा राष्ट्रीय नदी हो जाएगा गंगा। हमारा राष्ट्रीय नदी कौन सा हो जाएगा भाई, तो हमारा राष्ट्रीय नदी हो जाएगा गंगा। चलिए, तो हमारा राष्ट्रीय नदी हो जाएगा गंगा। और गंगा के किनारे बसने वाले शहर को हम लोग देख रहे हैं, पटना, बक्सर, भागलपुर। पटना बिहार का देख लेते हैं, पटना हो गया, बक्सर हो गया, पटना बक्सर, ठीक है, भागलपुर, पटना बक्सर भागलपुर हो जाएगा, ठीक है। मोकामा हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा, मोकामा प्लस में मुंगेर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सरयू नदी को किस नाम से जानते हैं, एक बार कमेंट्स आप लोग बताएंगे तो कहेंगे घघरा नदी या घग्घर नदी भी कहते हैं, घघरा नदी या घग्घर नदी के नाम से जानते हैं, घाघरा या घग्घर नदी के नाम से जानते हैं, घाघरा या घग्घर नदी के नाम से जानते हैं। और घग्घरा या घाघरा नदी के किनारे कौन सा है, ये हो जाएगा छपरा। कौन सा हो जाएगा, छपरा बसा हुआ है। जबकि बूढ़ी गंडक का अगर हम लोग जिक्र करें, बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक के किनारे कौन सा है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर, बेगूसराय हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा, ठीक है। खगड़िया, चंपारण हो जाएगा, खगड़िया चंपारण और पूर्वी चंपारण प्लस में पूर्वी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, ठीक है। जबकि हाजीपुर सोनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, अभी सोनपुर मेला भी लगल है, ठीक है। तो हाजीपुर सोनपुर ये जो है आपको गंडक नदी के किनारे, और गंडक को अगर हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। और इसी के किनारे बसा हुआ है हाजीपुर जो वैशाली जिला का मुख्यालय है, और सोनपुर
जो सारण जिला में पड़ता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, फाल्गु को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फाल्गु नदी को हम लोग निरंजना नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के? तो ये निरंजना नदी के नाम से जानते हैं। और यह गाया जो है ये इस नदी के किनारे है, गाया जी, ठीक है, गाया जी। आगे हम लोग देख लेते हैं पुनपुन नदी को। पुनपुन नदी के किनारे कौन कौन सा बसा हुआ है? तो औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना। औरंगाबाद हो जाएगा, जहानाबाद हो जाएगा, पटना, ये सब हो जाएगा, ठीक है। जबकि सोन नदी, तो सोन में भी आता है ये सब, तो सोन नदी में भी पटना प्लस में मुंगेर, ठीक है। महानंदा किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार हो जाएगा, ठीक है। किशनगंज, कटिहार और प्लस में पूर्णिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा, ठीक है। जबकि बागमती नदी आ जाती है, तो बागमती को हम लोग देख लेते हैं कि बागमती के नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है? दरभंगा, शिवहर हो जाएगा, दरभंगा, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण हो जाएगा, वहीं पर हम लोग देख ले किउल नदी लखीसराय और किउल हो जाएगा, किउल शहर भी है, ये हो जाएगा किउल शहर, ठीक है। और उसके बाद आता है एक दरधा नदी, तो ये हो जाएगा जहानाबाद। तो बागमती नदी के किनारे दरभंगा, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, किउल नदी के किनारे लखीसराय, किउल, दरघा नदी के किनारे जहानाबाद। तो ये सब इस नदी के किनारे बसने वाले शहर थे। आइए हम लोग इस प्रश्न का राइट आंसर देखें कि दरभंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये कमला नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। अब उत्तरी अक्षांश क्या होता है तो हम लोग देखें तो ये इस तरीके से भारत का मैप होता है, इस तरीके से ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। तो ये बिहार जो है यहाँ पर स्थित है, ठीक है, यानी कि नॉर्थ साइड में है। और वो भी कौन सा अक्षांश में है? तो ये पूर्वी नॉर्थ और पूरब में है, ठीक है। हमारा राइट आंसर 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, ठीक है। बिहार का देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं पूरब से, ये तो हो गया नॉर्थ वाला। अगर हम लोग बिहार का देशांतरीय विस्तार देखें तो 88 डिग्री पूर्वी देशांतर, अगर इसका हम लोग विस्तार देखें, कौन सा विस्तार? तो हम लोग इसका विस्तार देख लेते हैं देशांतरीय विस्तार। तो यह 88 डिग्री, 88 कहते हैं 83 डिग्री, ठीक है, 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड
वो भी पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, देशांतर, पूर्वी देशांतर हो जाएगा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इस तरीके से मापते हैं। उधर होता है पूरब, और बिहार जो है पूरब और नॉर्थ के बीच में, तो यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो इधर से हो जाएगा पूर्वी देशांतर हमारा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, चलिए, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। अब देख लेते हैं बिहार कर्क रेखा के किस ओर स्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, और इस तरीके से यहाँ से गुजरती है। ठीक है, यहाँ से तो झारखंड से गुजरती है, लेकिन झारखंड के ऊपर बिहार आ जाता है, झारखंड के ऊपर बिहार आ जाता है, तो बिहार जो है ये नॉर्थ साइड में पड़ जाता है कर्क रेखा के, तो बिहार के रेखा के उत्तर में अवस्थित है, बिहार रेखा कर्क रेखा के उत्तर में बिहार स्थित है। और बिहार की लंबाई पूरब से पश्चिम कितना है, अगर हम लोग बिहार की लंबाई देखें पूरब से पश्चिम, ठीक है, तो ये बिहार की लंबाई पूरब से पश्चिम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम और इधर हो जाएगा पूरब, तो बिहार की लंबाई पूरब से पश्चिम देखें तो 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। और जबकि ऊपर नीचा देखें उत्तर नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ और साउथ में, तो ये हो जाएगा 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। और बिहार की आकृति कैसी है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिहार की आकृति जो है वो आयताकार है, आयताकार हो जाएगा, यानी ठीक है, आयताकार हो जाएगा। चलिए, हमारा राइट आंसर था 77 नंबर प्रश्नों का ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, बिहार में कुल जो है वो राज्य की संख्या, राज्य कहते हैं, जिला की संख्या कितना है, अनुमंडल कै गो है, अनुमंडल कै गो है। ठीक है, बिहार में प्रमंडल कौन गो है, और आप लोग कौन कौन सा प्रमंडल से आते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग जरूर बताइएगा। आइए अगला नंबर सवाल है कि बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली थी। तो बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में इसका जो सफलता मिला था, कब मिला था, 1651 ईस्वी में, 1651। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि अंग्रेजों को फैक्ट्री वर्तमान में गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में स्थित है, और इसके अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र सबसे पहले स्थापित करने 1951 में इन्होंने लगा लिया था। आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया था। तो पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1917 ईस्वी को, 1917। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और पटना विश्वविद्यालय देश का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, देश का 7वां, ठीक है, 7वां पुराना विश्वविद्यालय है, पुराना विश्वविद्यालय है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में किया गया था। पटना कॉलेज की स्थापना कब किया गया था, तो पटना कॉलेज का जिक्र आ जाए तो पटना कॉलेज का स्थापना 1863 में किया गया था। जबकि पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 1916 में। ठीक है, चलिए, बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब किया गया था। बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब किया गया था, तो ये किया गया था 2004 में, 2004, और NIT का दर्जा दिया गया था। ठीक है, पटना में IIT की स्थापना कब किया गया था। पटना में IIT की स्थापना कब किया गया था, 2008 में। ठीक है, और पटना में एम्स की स्थापना, पटना में
एम्स की स्थापना कब किया गया था? तो ये 2015 में, ठीक है। और पटना संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था? पटना संग्रहालय, तो पटना संग्रहालय की स्थापना किया गया था 1917 में, 1917 ईस्वी में। और बिहार संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था? बिहार संग्रहालय, संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय। तो बिहार संग्रहालय की स्थापना किया गया था 2015 में। तो पटना में IIT की स्थापना 2008 में, पटना एम्स का स्थापना 2015 में, और पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 और बिहार संग्रहालय की स्थापना 2015 में, ठीक है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले गरुड़ एयरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया था? तो भारत के पहले गरुड़ एयरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण का केंद्र का स्थापना जो है कहाँ किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी आंध्र प्रदेश कहते हैं, तो ये चेन्नई में किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में अमरावती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन चुकी है जो RBI से NBFC लाइसेंस को प्राप्त किया है? कौन सी लाइसेंस? तो NBFC लाइसेंस। NBFC लाइसेंस को प्राप्त करने वाली कंपनी है वो है फ्लिपकार्ट। कौन सी कंपनी है? फ्लिपकार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला नंबर सवाल को देखते हैं। 82 नंबर सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रही एबी लिस्ट किस चीज़ की गणना से संबंधित है? तो ये एबी लिस्ट है, अभी लिस्ट है, ये किस चीज़ की काउंटिंग करता है? तो ये काउंटिंग करता है पक्षियों को, यानी बर्ड्स को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, ठीक है। पृथ्वी पर या स्थल पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर जो है वो हो जाएगा आपका चीता हो जाएगा, ठीक है। चीता को हम लोग किस नाम से जानते हैं अन्य, आप लोग कमेंट्स में बताना है। हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु जो हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु जो हो जाएगा वो हो जाएगा बंगाल टाइगर। कौन सा हो जाएगा? बंगाल टाइगर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है? इस बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इस वैज्ञानिक नाम इसका हो जाएगा पैंथेरा टाइगर्स, पैंथेरा टाइग्रिस। क्योंकि हम बहुत सारे जीव जंतुओं का वैज्ञानिक नाम जो है वो पिछली क्लासों में बता चुके हैं, इसके तीसरे चौथे पार्ट में, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा पैंथेरा टाइग्रिस। क्वेश्चन पूछा था कि अभी लिस्ट किस चीज़ की काउंटिंग करता है? तो पक्षी यानी बर्ड की, ठीक है। चलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा मोर। और मोर का भी हम लोग को वैज्ञानिक नाम बता रखे हैं कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा। तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पावोक्रिस्टस, पावोक्रिस्टस हो जाएगा, ठीक है, पावोक्रिस्टस हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 हाथियों के बराबर किसका वजन होता है? तो ब्लू व्हेल का होता है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी है। आइए अगला नंबर सवाल है कि भारत के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक QNB किस देश का है? तो ये QNB, तो क्यू से ही उसी देश का नाम भी होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कतर। कौन सा हो जाएगा? कतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 84 हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को निर्यात समझौते को जो है वो रद्द कर दिया गया है और रद्द करने का घोषणा किया गया है? तो ये ऐसा किया गया है जापान के साथ। किसके साथ? जापान। अब जापान, तो जापान का मुद्रा क्या है? जापान का मुद्रा क्या है? ठीक है। जापान का संसद का नाम क्या है? जापान के संसद का नाम क्या है? जापान की राजधानी कहाँ है? ठीक है, जापान की राजधानी कहाँ है? तो जापान के मुद्रा का नाम हो जाएगा येन। क्या हो जाएगा? येन। संसद का क्या नाम हो जाएगा? तो डाइट।
क्या हो जाएगा, डाइट हो जाएगा। और जापान की राजधानी का नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोक्यो। क्या हो जाएगा, टोक्यो। ठीक है। और जापान में जो अमेरिका ने 2 परमाणु बम को पटका था, जापान में अमेरिका ने 2 परमाणु बम को पटका था, उस परमाणु बम का नाम क्या था, तो सबसे पहले गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को। और 6 में आता है ह, तो ह से हो जाएगा हिरोशिमा द्वीप पर, हिरोशिमा द्वीप पर 6 अगस्त 1945 को। लेकिन कौन सा बम, तो यहाँ गिराया गया था लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था। देखिए याद करने का आसान तरीका है, क्वेश्चन पूछेगा कि 6 अगस्त 1945 को जापान के किस शहरों पर, किस द्वीप पर परमाणु बम पटका था, तो 6 में आता है ह, तो ह से हिरोशिमा द्वीप। और वह देखो 9 से 6 क्या आता है, छोटा, तो लिटिल बॉय। दूसरा था 9 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, तो 6 से 9 12 है, तो 9 और 9 से नागासाकी द्वीप पर, तो 9 से नागासाकी द्वीप पर पटका था। ठीक है। और ये था फैटमैन। याद रखने के लिए भी आसान तरीका है, क्योंकि 6 से 9 क्या है, मोटा है यानी 12 है, तो फैट हो गया यानी मोटा आ गया, तो फैटमैन। ठीक है, नागासाकी द्वीप पर। चलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर अन्य देश भी दिख रहा है आप लोग को, तो चलिए अन्य देश को देख लेते हैं कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। ये वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। और इसका मुद्रा तो हर कोई जानता है कि इसकी मुद्रा क्या हो जाएगा, तो डॉलर हो जाएगा, यूएस डॉलर हो जाएगा। ठीक है। आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। चलिए रूस, तो रूस की मुद्रा का क्या नाम हो जाएगा, तो रूस की मुद्रा का क्या नाम हो जाएगा, तो रूस की मुद्रा का नाम हो जाएगा रूबल। क्या हो जाएगा, रूबल। और इसके संसद का क्या नाम हो जाएगा, तो अभी संसद का नाम हम आपको बताए थे कि ड्यूमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्यूमा हो जाएगा। और इसकी राजधानी का नाम मॉस्को, जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और यहाँ के अभी जो है व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि व्लादिमीर पुतिन जो है, व्लादिमीर पुतिन वो क्या है, राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजिंग रहता है। चाइना, तो चाइना की राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग राजधानी, तो इसकी राजधानी कहाँ है, ये हो जाएगा बीजिंग हो जाएगा। और इसके मुद्रा का क्या नाम है, तो इसकी मुद्रा का हो जाएगा रेनमिनबी। ठीक है। चलिए और युयान भी है। चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर था कि जापान के साथ रद्द किया गया। अगला 85 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कोर्सेरा को किस राज्य में निर्मित, हमारे भारत की किस राज्य में निर्मित चांदी से बना क्लचर पर्स जो है वो उन्होंने उस महिला प्रधानमंत्री को उपहार में दिया गया है। तो ये दिए हैं आंध्र प्रदेश का बनाया हुआ चांदी का जो था क्लच पर्स, उसको महात्मा गांधी कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट में दिए हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 86 कि मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो ऐसा करने वाला जो हो जाएगा वो अपना बिहार ही है। गुरु शिष्य परंपरा योजना, इस शिष्य परंपरा योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो इस योजना के तहत गुरुओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति माह 15,000 रुपया दिया जाएगा गुरु को प्रोत्साहित करने के लिए, जबकि संगीतकारों को मिलेगा 7500 रुपया और विद्यार्थी को दिएगा 3000 रुपये दिए जाएंगे इस मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना के तहत। आइए अगला नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं 87। कहता है कि हाल ही में रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो ये इस संस्था का नाम हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। इन्होंने ऐसा किया है इस पुस्तक का विमोचन, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 88 नंबर सवाल कि 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2015 का पहला चरण जो है कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका पहला चरण जो है वो लद्दाख में किया गया है। और लद्दाख भारत का अब एक यूटी के रूप में बन चुका है। और इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी हो जाएगा लेह।
ठीक है, ले हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनवरी 2015 में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में निम्न में से कौन सा टीम जो है उपविजेता के तौर पर रहा है। तो उपविजेता के तौर पर विदर्भ रहा है। कौन सा? विदर्भ रहा है। ठीक है, जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में विदर्भ का टीम उपविजेता रहा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोग का डी। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। तो आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि विजेता टीम कौन सा था। ठीक है, विजेता टीम कौन सा था, कमेंट्स में आप लोग को बताना है कि विजेता टीम कौन सा था। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी निम्नलिखित में से कौन थे। तो अयोध्या में जो है श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी निम्नलिखित इनमें से कौन थे। तो वो थे आचार्य सत्येंद्र दास जी। आचार्य सत्येंद्र दास जी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर हम लोग का क्वेश्चन है 91 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के रूप में जो है आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया है। तो कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्देश्य जो है वो किस लिए किया गया है। ये मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 सवाल है कि हाल ही में जारी यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा रहा है। तो ये रहा है हम लोग का IIT दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो IIT दिल्ली हम लोग का जो है 171वां रैंकिंग रहा विश्व में, जबकि भारत में प्रथम था। जबकि IIT खड़गपुर का बात करें तो वर्ल्ड में जो था इसका रैंकिंग कितना था। तो वर्ल्ड में इसका रैंकिंग 202वां था, जबकि भारत में इसका दूसरा स्थान है। जबकि इंडिया में इसका जो है वो दूसरा स्थान पर आता है। जबकि वहीं पर IIT बॉम्बे का बात करें तो वर्ल्ड में IIT बॉम्बे का जो स्थान रहा है वो 234वां स्थान, जबकि भारत में इसका रैंकिंग जो रहा है वो तीसरा पर है। और वहीं पर IIT कानपुर की बात करें, ठीक है, तो कानपुर हमारे पूरे वर्ल्ड में 245वें स्थान पर और इंडिया में चौथे। और IIT मद्रास जो था ये रहा है 247वें स्थान पर पूरे वर्ल्ड में, जबकि इंडिया में रहा है 5वें स्थान पर। ठीक है, चलिए तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IIT दिल्ली। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 अगस्त को, क्योंकि इस दिन हमारा चंद्रयान 3 जो था वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य में इस दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर कुछ दिवस को बात करते हैं कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं पर हम लोग देख लें वीर बाल दिवस। तो वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 26 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। हैदराबाद मुक्ति दिवस, तो हैदराबाद मुक्ति दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और विश्व फुटबॉल दिवस, तो विश्व फुटबॉल जो दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है 25 मई को। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा 23 अगस्त। अगला क्वेश्चन है 95 की दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली बच्ची का क्या नाम है। तो दुनिया के पहले न्यूट्रल कार्बन बनने वाली बेबी का नाम है आदिवी। क्या नाम है। आदिवी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्थिति रिपोर्ट को है जारी किया, प्रथम या दूसरा। तो ये पहली रिपोर्ट को इस बार जारी किया है, इसीलिए चर्चा में था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में पुरी कहाँ, उड़ीसा में। तो उड़ीसा के भव्य मंदिर से प्रेरित होकर के निम्न में से किस राज्य में जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण हुआ। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में, लेकिन जगन्नाथ धाम मंदिर पूछे तो ये हो जाएगा आप लोग का कौन सा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश कहते हैं, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे हारा सोना नाम की किस्म है। तो हारा सोना किसका किस्म है, किसका जो है, तो ये हारा सोना के नाम से बांस को जाना जाता है, क्योंकि हारा क्या होता है, बांस को हम लोग कहते हैं बम्बू, क्या बोलते हैं, बम्बू बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये स्टीपल चेंज जीतने वाले कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे खुशी यादव। कौन से हो जाएंगे, खुशी यादव। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार के मूल निवासियों को महिलाओं तक सीमित करने के लिए कब से बिहार अधिवास नीति लागू की गई है। तो यह योजना लागू होने को जो कहा गया है वो 8 जुलाई 2025 से योजना लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग का जो है वो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो 2025 की प्रारंभिक जो एग्जाम को लेकर के इसको तैयार किया गया था, तो इसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन को कर लिए हैं। हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट मॉडल सेट को लेकर के आएंगे, और साथ में खान सर के द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन बैंक है उसको भी हम लोग लेकर के आएंगे। अल्टरनेट करेंगे, एक दिन मॉडल सेट का प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, और अगला दिन से प्रयास किया जाएगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 में ही आप लोग को जो है वो एक मॉडल सेट को वीडियो मिल जाएगा सोल्यूशन के बीच, क्योंकि सोल्यूशन करना होता है तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो बताइएगा आप लोग को कमेंट्स के माध्यम से कि आप लोग का विचार क्या, आप लोग का थॉट्स क्या है, आप लोग कैसा क्लास चाहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल्द ही आप लोग को करंट अफेयर्स का क्लास आने वाला है, एसपीडी करंट अफेयर्स का। बाकी आप लोग डिमांड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।